हेलो एवरीवन। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। क्या होता है ये बीपीएससी या फिर पीसीएस? पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो बीपीएससी या पीसीएस क्या होता है? तो किसी भी राज्य के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है और इसमें पास करने के बाद आप उस राज्य के सबसे ऊंचे ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, जैसे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएसपी, डिप्यूटी एसपी। इस तरह के पदों पर आप चयनित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं रहा था किसी भी रीजन से, फिर भी आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अपने पास में बहुत सारी गलतियां की हैं, अच्छे से उसने पढ़ाई नहीं की, चाहे वो जिस भी रीजन से हो, भले ही उनकी स्ट्रेटेजी गलत हो, उन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, जिस भी रीजन से, या उन्हें पढ़ने में उस समय पे मन नहीं लगता था, तो इन सभी सिचुएशंस की वजह से अगर किसी भी कारण उनका मार्क्स कम आया था एग्जाम में, अगर आप फेल्योर रहे हो, कोई भी रीजन रहा हो, बीपीएससी, पीसीएस या यूपीएससी, ये ऐसे आयोग हैं जो फेल्योर पर भी भरोसा करता है। यानी अगर आपने 45% मार्क्स से भी ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर इंडिया के लेवल पर देखें तो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे पदों पर आप नियुक्त होते हैं। तो अभी हाल ही में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 69th बीपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 38 सितंबर को हो चुका है। आयोग ने आंसर की जारी कर दिया है। आयोग ने ये भी कहा है कि मेंस का एग्जामिनेशन वो दिसंबर तक ले लेगी। तो अब आने वाला है आपका 70th बीपीएससी। तो इसके लिए वो स्टूडेंट्स जो कंप्लीटली नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता बीपीएससी के बारे में, तो वो सब यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट कितना है, क्या सभी राज्य के स्टूडेंट इसका एग्जाम दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और सिलेबस क्या है, और इसकी तैयारी में कितना समय लगता है। इन सारी बातों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, चाहे आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से किया हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, या फिर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, आप जब भी बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई भी अन्य एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि आपका मैट्रिकुलेशन में, प्लस टू में, ग्रेजुएशन में एक सर्टेन परसेंटेज का डिमांड करता है। लेकिन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एकमात्र ऐसा आयोग है जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से उसे मतलब नहीं होता। वो 90% लाने वालों पे भी भरोसा करता है, 99.9% लाने वालों पर भी भरोसा करता है, और जिस स्टूडेंट्स ने 45% मार्क्स से ग्रेजुएशन पास किया है, वो उस पर भी भरोसा करता है। तो कहते हैं ना कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, बट आपको कुछ रास्ता नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही खराब है। आपका मैट्रिकुलेशन में 50% मार्क्स है, आपका प्लस टू में 55% मार्क्स है, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन बीपीएससी, अन्य पीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, ये कोई भी हो, यूपीएससी हो, आप इन सब एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होता है कि अगर आपने प्रीवियस लाइफ में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, तो अब समय है कि आप उन सारे समय को अ, भूल कर और आप एक नए सिरे से बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। शर्त ये है कि इसके लिए आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए, ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो इसके लिए मिनिमम एज आपका 20 इयर्स होना चाहिए,
और मैक्सिमम एज अगर जनरल कैटेगरी मेल में देखें, तो मेल का एज है 37। जनरल कैटेगरी मेल यानी कि बिहार के जो हैं या फिर बिहार से बाहर के जो हैं, ये सब जनरल कैटेगरी में ही देखे जाएँगे। उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी इन सब का लाभ रिज़र्वेशन बिहार में नहीं मिलेगा। तो मेल के लिए 37 इयर्स, अगर अनरिज़र्व्ड फीमेल हैं जो कि बिहार से बाहर की हैं, तब भी उनका एज 37 ही काउंट होगा। लेकिन वो महिलाएँ जो बिहार की हैं, उनका जो है फीमेल जनरल का जो एज होगा वो 40 इयर्स है। और इसी प्रकार 2-3 साल बढ़ाकर आपका एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी में आपका एज लिमिट दिया हुआ है। तो अगर आप 20 साल से 37 ईयर या 40 इयर्स तक के युवा या युवती हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकती हैं। स्पेशली ये उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है, जिनकी शादी हो चुकी है और वो लाइफ़ में कुछ कर नहीं सकी, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर होता है, क्योंकि उन्हें 40 इयर्स तक का एज मिलता है, ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये बात हो गई एज क्राइटेरिया की। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न 3 चरणों में होता है। पहला है प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, दूसरा है मेंस एग्ज़ामिनेशन और तीसरा है इंटरव्यू जो कि फाइनल राउंड होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो कि पिछले 2 साल से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ई ऑप्शन था, जो कि ई ऑप्शन ये 69 पीपीएससी से हटा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन ई ऑप्शन हटने के साथ ही आयोग ने क्या किया है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो यूपीएससी के लेवल का कर दिया है। तो पहले तो इसमें फैक्चुअल बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी बीपीएससी अब फ़ॉलो कर रहा है यूपीएससी को। तो अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बात करें तो नेगेटिव मार्किंग को 68 पीपीएससी से इंट्रोड्यूस किया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं, तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेंस का एग्ज़ामिनेशन होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। मेंस एग्ज़ामिनेशन में ये जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, ये 150 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। और जितने भी सवाल होते हैं, वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में। अब बात करें मेंस की, तो मेंस में आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 300 का 2 सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपका होता है एक ऑप्शनल पेपर, जो कि पहले 300 मार्क्स का होता था, लेकिन अब ये हो चुका है 100 मार्क्स का, और जिसमें 30% मार्क्स लाना कंपल्सरी होता है, तो तभी आप क्वालीफाई करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको मेंस में एग्ज़ाम देना पड़ता है जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी में अगर आप 30 मार्क्स लाएँगे, 30% मार्क्स आप लाएँगे, तभी आपका मेंस का पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का पेपर चेक किया जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल हिंदी में पास नहीं करते हैं, जो कि रेयर होता है क्योंकि सवाल ईज़ी होते हैं, 10th लेवल के लेवल का सवाल होता है। इसमें पास होने के बाद ही आपका मेंस का पेपर चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी हिंदी पे भी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। बात है क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में होता है, तो ये बाइलिंगुअल होता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। की बात करें नोटिफ़िकेशन की, तो नोटिफ़िकेशन आने के बाद, फॉर्म फिल अप करने के बाद 2 से ढाई महीने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। इसके बाद आपका होता है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जो कि 300 मार्क्स का होता है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले 300 मार्क्स का होता था, जिसे कि अब 100 मार्क्स का कर दिया गया है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और बात करें इंटरव्यू का, अगर आप मेंस एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में कुल सीटों का कितना गुना स्टूडेंट को मेंस लिखने का मौका मिलता है। तो अगर 500 सीट है, मान लीजिए वैकेंसी अगर आपके पास आई है 500 की, तो आपको 5000 के लगभग स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे मेंस देने के लिए। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब हम एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा-सा समझते हैं, कि क्या है एग्ज़ाम का सिलेबस। इसमें आपको जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। जैसे कौन-कौन सा सब्जेक्ट?
इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के अंदर भी आपका 3 हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर है एंशिएंट हिस्ट्री और फिर है मेडिवल हिस्ट्री। तो ये तीनों हिस्ट्री को आपको पढ़ना है, वो भी एनसीईआरटी बुक से। इसके बाद है पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स प्लस रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपको पढ़ना है। जहाँ से बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में क्या करना है कि आपको बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपसे 35 टू 40 सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। और इसमें करंट अफेयर्स आपको लगभग 1 साल तक का पढ़ना रहता है। अगर और आप 2 मंथ पहले तक का पढ़ लें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसकी तैयारी में अगर आप डेडी डेडिकेटेड होकर अगर आप एवरी डे का 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको लगभग 1.5 साल कंप्लीट प्रिपरेशन में लगेगा। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आप 8 घंटे बैठ सकते हैं, भले ही आपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया है, पढ़ाई नहीं किया, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जो बहुत ही खराब लेवल के स्टूडेंट रह चुके हैं अपने लाइफ में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है लाइफ में एक पीसीएस ऑफिसर बनने का। तो इसमें डेडिकेटेड होके आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने होंगे। कोई भी आदमी अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि नहीं-नहीं आप तो 3 घंटे में ही पास कर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। उनकी बातों में, उनके बहकावे में मत आइएगा। ये ऐसा एग्ज़ाम है जो कंप्लीट डेडिकेशन माँगता है। आपको फेस्टिवल्स छोड़ने होंगे, आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारा कुछ आपको छोड़ना होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया साइट से ही होती है। बात करें प्रिपरेशन कैसे करें? तो सेल्फ स्टडी से भी। तो अभी ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा मौजूद है हमारे मोबाइल पर कि आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आपके ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आप सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप जिससे आप अपना आकलन कर लें, उसके बाद ही इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ हैं तो उसे आप सुधार लें, और अगर आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं सुधरेगा, तो इस एग्ज़ाम को आप छोड़ दें। फर्स्ट चीज़ है, अगर आप में धैर्य या पेशेंस नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम में ना बैठें। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है ये। अगर राज्य का पीसीएस दे रहे हैं, तो राज्य का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। और अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम इसे कहा जाता है। तो धैर्य और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डेडिकेटेड होकर आपको 2 साल तो कम से कम तैयारी में ही लगेंगे। उसके बाद हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर ना हो, सेकंड में ना हो, थर्ड में ना हो। तो इसके लिए आपके के पास पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, वे लोग जो टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, वे लोग जो टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, वो इसका प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम डिमांड करता है उस कैंडिडेट की जो अपने लाइफ का एक-एक मिनट को बहुत ही वैल्यूएबल समझता है। नेक्स्ट है वो पर्सन जो इमोशनली बहुत ही वीक होते हैं, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सफलता गारंटीड नहीं होती। कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मुझे गारंटीड हो जाएगा, क्योंकि 90% आप पढ़ाई करते हो, बट 10% आपका लक भी फैक्टर करता है। तो 90% कहते हैं कि 90% आप मेहनत करो, बाकी आप भगवान पर छोड़ दो। वो कहावत सुना है ना आपने, मेहनत मेरी रहमत तेरी। तो बस आप 90% मेहनत कीजिए, बाकी 10% भाग्य पर छोड़ दीजिए। तो ऐसा भी समय आता है इस एग्ज़ाम में कि बहुत बार पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, और वो बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ होता है लाइफ़ का, क्योंकि आप डेडिकेटेड होकर पूरे 1 साल पढ़ाई करते हो। फिर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप डिमोटिवेट होते हो, तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी पूरी जानकारी बीपीएससी के बारे में।
तो जो स्टूडेंट 70th बीपीएससी देना चाहते हैं और स्पेशली वो जो हाउसवाइफ्स हैं, स्पेशली जो अपने जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड प्रीवियस में अच्छा ना रहा हो, वो सभी इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो वीकर से वीकर स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम देने का मौका देता है। तो चलिए मिलते हैं बीपीएससी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो लग जाइए अपनी तैयारी में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।